हेलो एवरीवन। ये जो स्क्रीन पे आपको टॉपिक दिख रहा है विच इज़ सैम्पलिंग डिज़ाइन, ये MLIS का एक पेपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका टॉपिक है सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन होता क्या है, पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि सैम्पल क्या है। इसमें आपको ये इमेज दिख रही है जो एक पॉपुलेशन और एक सैम्पल को डिफाइन कर रही है, जो ये कहती है कि अ सैम्पल डिज़ाइन इज़ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। यानी आपके पास में जो पॉपुलेशन है, जो आपने अपना टॉपिक डिसाइड किया है बेस्ड ऑन जिन लोगों पे आपको काम करना है, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से, सभी में से जो स्पेसिफिक लोग आपने सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, दैट इज़ सैम्पल। यानी सपोज़ अगर मैं एग्जांपल देती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं काम करना चाहती हूँ ऑन अ टॉपिक की वर्किंग वीमेंस इन इंडिया, तो पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी सिटीज़ हैं, सभी जगह मुझे विज़िट करना पड़ेगा, उन सभी फीमेल से मुझे मिलना पड़ेगा जो कि वर्किंग हैं। चाहे वो, मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कंपनीज़ में हैं या वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं या वो किसी तरह का सेल्फ मेड हैं। तो मैंने क्या लिया है, वर्किंग लिया है सिर्फ। अब ये इस तरह से मेरा डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी इस पर। फिर क्या करते हैं हम, जब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अपनी स्टडी में इंक्लूड कर पाएँ, तो हम सैंपल लेकर काम करते हैं। सैंपल मतलब कुछ लोग जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही सैंपल होंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है कि सैम्पलिंग क्या है और सैंपल सर्वे क्या है। सैम्पलिंग is the process of selecting number of individuals for a study in such a way that the individual represent the larger group। जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें, उनमें वही फीचर्स होने चाहिए, उनको आप सिलेक्ट करेंगे। और सैम्पलिंग सर्वे क्या होता है, जो वट कंसिस्ट व्हाट इज़ टेक्निकली कॉल्ड अ सर्वे। क्या, रिस्पोंडेंट जिनको आप सिलेक्ट करेंगे, द सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट जो टोटल पॉपुलेशन में से लिए हैं वो सैंपल हैं। फिर जो प्रोसेस आपने लगाई उनको सिलेक्ट करने के लिए, दैट वाज सैम्पलिंग टेक्निक। और फिर जो फाइनल आपने कंक्लूड किया है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, सैंपल सर्वे, जब आप उनके साथ काम कर चुके होंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जिनके बारे में हमें जानना चाहिए कि ये टर्म्स क्या कहती हैं। पॉपुलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जिनको कि हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज़ डिज़ायर्ड, जिनके बारे में जानकारी हमें चाहिए। फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोफेशनल्स इन इंडिया, इनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, ये पॉपुलेशन है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल दोज इन अ पॉपुलेशन दैट कैन बी सैम्पल्ड। यानी ये पूरे इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं इनमें से वो लोग जिनमें से जिनको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिर सैंपल क्या है, एक्चुअल यूनिट जो मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। सैम्पलिंग साइज़ क्या है, हाउ मैनी यानी नंबर ऑफ पर्सन जिनको सिलेक्ट करना है। अब सेंसस और सैंपल सर्वे में डिफरेंस क्या है। सेंसस का मतलब होता है कि सेंसस तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास में अगर हमें एक भी यूनिट मिस हुआ तो बहुत महंगा पड़ेगा, यानी हमारा एरर भी जनरेट होगा और हमारी स्टडी जो है वो भी फेल्ड हो जाएगी। तो सेंसस आपने सुना होगा, पॉपुलेशन सेंसस होता है यानी जनगणना होती है, तो उसमें क्या होगा, एक भी इंडिविजुअल छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम सेंसस करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये चॉइस नहीं होती कि हम सेंसस कंडक्ट कर पाएँ, इतना बजट नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना हमारे पास ये पर्सनल्स नहीं है, यानी स्टाफ नहीं है काम करने के लिए, तो हम वी विल गो फॉर सैम्पल। और सैम्पल सर्वे इसी को कहते हैं कि जब आप सैम्पल को यूज़ करके अपना रिजल्ट डिराइव करते हैं। तो सेंसस जो है, जब हम हर एक यूनिट को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट होगा। बायसनेस तो रहेगी नहीं क्योंकि हमने किसी को छोड़ा ही नहीं है। फिर टाइम कंज्यूमिंग तो है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली दोनों है, इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही ये करवा पाते हैं, प्राइवेट नहीं कराते। फिर आया सैम्पल सर्वे क्या होता है, दिस सर्वे इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट्स। पॉपुलेशन में से कुछ लोगों के ऊपर ही कंडक्ट किया जाता है, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ ही लोगों के ऊपर काम करना है। फिर सूटेबल वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। सैंपल क्यों लेते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्केटर्ड है डेटा हमारे पास में, हम इतना लोगों के पास नहीं जा सकते, तो ये हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि हमने सबके ऊपर काम नहीं किया, हमने कुछ लोगों को लिया है और हमने ये मान लिया कि हम किसी गांव में विज़िट करने के लिए गए, हमने उनसे पूछा कि आपके लिए बिज़नेस का क्या मतलब है, उन्होंने एग्रीकल्चर बोला,
तो हमने ये उसमें डिपिक्ट कर लिया कि ठीक है, अगर 100 लोग मान रहे कि उनके लिए बिज़नेस का मतलब एग्रीकल्चर ही है और वो खुश हैं इस चीज़ से, तो हमने जनरलाइज़ कर दिया कि 100 मानते हैं तो 1000 भी मानेंगे। तो इस तरह से हम सैंपल के बेसिस में काम करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया ये सही नहीं है इस तरह से कहना, लेकिन सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस यही होता है कि जो 100 लोग कह रहे हैं वो हम बाद में जनरलाइज़ कर देते हैं कि बाकी का भी यही मानना होगा। इसमें बायसनेस फैक्टर होता है क्योंकि हम हर किसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ को हमने हमारे जानने वालों को ले लिया हो या हमने अपने मन मुताबिक उनसे रिजल्ट निकलवाए हों। अब फीचर्स क्या होते हैं किसी भी अच्छे डिज़ाइन के, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए? गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, बिना पर्पस के तो कोई काम शुरू ही नहीं होता है। सैम्पल साइज़ ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं करना है आपको अपने काम को। एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च स्टडी, आपके पास जो फाइनेंस अवेलेबिलिटी है उतने में ही हो, आप केपेबल हैं उन जगहों पे विज़िट करने के लिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हो। और जो आपने सैंपल लिया है वो शुड बी केपेबल इनफ टू रिप्रेजेंट द होल लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो स्टडी नहीं हो पाएगी आगे। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सैम्पलिंग एरर कम से कम हो। एरर तो जनरेट होगा ही होगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एरर जो है वो कम आए। अब इसका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस में हुआ है कि 2 तरह से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें हर किसी को, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस रहता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें हर किसी को इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। अब टाइप्स ऑफ सैंपल डिज़ाइन, यानी प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, इनके क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। पहले कौन कौन से हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है कि आपकी जो लार्जर पॉपुलेशन है उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए बिना किसी बेसिस पे, दिस इज़ रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके लिए कुछ मेथड्स भी हैं कि रैंडम सैम्पलिंग की कैसे जाएगी। लॉटरी मेथड है, सभी के नाम चिट्स में लिखिए और उसमें से फिर पिक कीजिए, जिसका नाम आएगा या जिसका नंबर आपने लॉट किया होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये नॉन रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट क्या है, सपोज़ अगर मैं फ़िशेज़ का सैंपल ले रही हूँ और मैं किसी पॉन्ड में गई हूँ, वहाँ से मैंने कुछ फ़िशेज़ पिक करी, उनको सैंपल एज मैंने लिया और फिर मैंने उसको वापस रख दिया और फिर मैंने दोबारा सैंपल निकाला, तो फिर से वही फ़िशेज़ मेरे पास आएंगी। चांसेस हैं कि मैंने जिसको ड्रॉप किया वापस से वही पिक कर लिया। तो नॉन रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जो सैंपल आपने ले लिया उसको साइड रख देंगे, जो आपने चिट्स निकाल ली हैं उन्हें साइड रखने के बाद दोबारा और चिट्स निकालेंगे। और ये रैंडम नंबर टेबल जो यहाँ पर बनी हुई है, ये एक पूरी बुक होती है रैंडम नंबर्स की, जिसमें से अगर आपको 100 लोगों में से या 1000 लोगों में से सैंपल सिलेक्ट करना है, आप हर किसी का नाम लिख करके नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आपने पहले यूनिट्स असाइन किए और फिर इसमें से रैंडम नंबर्स आपने खोले पेजेस में, जो आपको पेज मिला वहाँ से आपने नंबर पिक किए और जो नंबर्स लिखे हैं उसी सीरीज़ में से जो आपकी लिस्ट है उसमें से मैच करके आपने सैंपल ले लिया। दिस इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और उसके तरीके कौन से होते हैं ये था। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जो पहला यूनिट होगा वो हम रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब मैं पहले को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, 5वें को भी, वो रैंडम रहेगा। लेकिन फिर जहाँ मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद की जो पॉपुलेशन होगी जिसमें से सैंपल लेना है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाएगी, यानी उसके बाद दूसरा या हर दूसरा वाला या हर तीसरे नंबर का जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेटिफाइड क्या है, ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स होती है, अलग अलग तरह के उसमें सेगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे वर्कर है तो वर्कर के क्लासिफिकेशन क्या है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब एज वाइज भी क्लासिफिकेशन हो सकता है आपका, रिलीजन वाइज भी हो सकता है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सिमिलर बेसिस पे, होमोजेनिटी के बेसिस पे ग्रुप्स बनाएंगे जिसको हम स्ट्रेटा कहेंगे। फिर उसी में से हम रैंडम बेसिस पे सैंपल सिलेक्ट करेंगे। से ये जो रेड पॉपुलेशन है ये फीमेल है, जो ब्लू है ये मेल है। इसमें से हमने ये पहले इनको अलग कर लिया, अलग 2 ग्रुप्स बनाए, फिर हमने इसी में से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। और क्लस्टर में क्या डिफरेंस है, इसमें स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में यही डिफरेंस है कि इसमें हम होमोजेनस ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, हेट्रोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं और फिर सैंपल सिलेक्ट करते हैं। मल्टी स्टेज, जहाँ पे एक ही बार में ये आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, पूरा स्टेजेस में कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या कि मुझे हिल एरियाज़ में काम करना है, तो मैं पहले स्टेट स्पेसिफाई करूँगी कौन सी स्टेट, फिर मैंने रीजन स्पेसिफाई किया सेकेंड स्टेज में, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई करी थर्ड स्टेज में, और फिर मैंने उसके अंदर कोई टाउन या कोई छोटा सा एरिया स्पेसिफाई कर दिया और वहाँ की बोली पे मैंने काम किया। और मेरा टॉपिक क्या था
कि ये जो हिल एरिया है जो मैंने स्टेट चूज़ करी है, क्या इसमें दोनों अलग अलग रीजन्स में सेम तरह की बोली है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरह का जो मैं काम करती हूँ स्टेजेस में डिवाइड करके, इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ भी हो सकता है। ऐसी डिसीज़ जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो जनरल होता है, वो किसी का भी किया जा सकता है। जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में उसकी स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है, उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। ये होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब सीक्वेंशियल क्या है, यानी सीक्वेंस में हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं वन आफ्टर अनदर, और फिर उसके बाद में हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि जो हमने सोचा था क्या हम वैसा कंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर कंक्लूजन हमारा वैसा डिराइव होता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं इसमें पूरी प्रोसेस को और सैंपल दोबारा लेते हैं इसमें। इसीलिए हमारा सैंपल पहले से फिक्स नहीं होता। एक बार अगर हमने 100 लोगों का सैंपल लिया, सही कंक्लूजन नहीं आया, तो अगली बार हम सैंपल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? Non-probability sampling is a sampling method in which not all the members of the population have an equal chance of participating. सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो रिसर्चर के ऊपर है कि वो किसको सिलेक्ट करना चाहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसके पास कितना टाइम है, उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, उसको कैसी रिक्वायरमेंट है। और इसमें here the sample are selected for a specific purpose with predetermined basis। जो हमने पहले से डिसाइड किया उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, रैंडम नहीं होता। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब कि मैं जहाँ पर हूँ फ़िलहाल वहाँ से मेरे लिए क्या कहीं बाहर जाना ठीक रहेगा, या मेरे आसपास रह के अगर मेरा काम हो सकता है, या मेरे को क्वेश्चन फिल कराने हैं, तो जो लोग मेरे लिए अवेलेबल होंगे जो मुझे वैसा आंसर दे सकते हैं जो मुझे चाहिए, तो उस बेसिस पे जब मैं सिलेक्ट करूँगी उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहेंगे। जजमेंटल, उसको पर्पसिव भी कहते हैं। ये क्या है? इन दिस सैम्पलिंग द सैम्पल इज सिलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस एंड इन व्यू and the choice of the in this sampling the sample is selected with a definite purpose in view and the choice of the sampling unit depends पूरी तरह से on the discretion यानी मर्जी of the investigator, यानी रिसर्चर की मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक, पर्पस इज़ बेस्ट यूज्ड विद स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये वाली कब यूज़ होगी? जब हमें छोटा सा सैंपल लेना हो या कम लोगों में काम करना हो तब। वॉलंटियर सैम्पलिंग, मुझे अपना क्वेश्चनर फिल कराना है और सपोज़ पीजी स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रही हूँ मैं, उनसे मुझे अपना क्वेश्चनर फिल कराना है। मैं गई, मैंने क्लास में पूछा और वॉलंटरली जिन लोगों ने अपने हैंड रेस किए मैंने उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, ये वॉलंटरी सैम्पलिंग है। या मैं कहीं ऐसे इंटीरियर में काम कर रही हूँ, कहीं गाँव में गई हुई हूँ, कहीं बाहर फील्ड में हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या आप अब मेरी स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उन्होंने हाँ बोला और उनको मैंने सिलेक्ट किया। अब कोटा क्या है? Researcher decides in advance on some key features that what will define that strata. The respondents may be selected just because they are accessible to the researcher, and the only requirement is that the right number of people be found. अब कोटा क्या है? ये एक जैसे कि हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि फ़ीमेल का इतना है, मेल का इतना है, जनरल का इतना है। तो जो क्राइटेरिया जिसके लिए सेट है वो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा, उसके बाहर जा कर के हम किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सपोज़ मुझे काम करना है जो स्टडी है उसके ऊपर कि ऑन मेल्स अबव 50, तो मुझे जो मेल मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, मेरा जो कोटा है वो क्या है? वो मेल्स जो 50+ हैं। तो जो लोग मेरे लिए उस कोटा में फिट बैठते होंगे मैं उन्हें ही सिलेक्ट करूँगी। ये है कोटा सैम्पलिंग। मैं 30 साल वालों को नहीं लूँगी, मैं 50 से ऊपर वालों को, मतलब कम वालों को नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे इसी बेसिस में काम करना है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, यानी यहाँ पे रेंडमनेस नहीं है, जो कहा गया है वही करना है, उसी बेसिस पे सिलेक्शन होने हैं। स्नोबॉल, इसमें आपको एक पार्टिसिपेंट को ढूंढना होता है, बहुत सारे लोग नहीं ढूंढने होते हैं। जब ऐसी कोई जानकारी निकालनी होती है कि जहाँ पे लोग आगे से आकर के आपको उसके बारे में नहीं बताना चाहेंगे। इट इज़ अ मेथड इन विच अ रिसर्चर आइडेंटिफाइज वन मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्पीक्स टू देम, उनसे बात करता है, उनसे पूछता है दैट पर्सन टू आइडेंटिफाई अदर्स, और उनसे बात करने के बाद में जानकारी लेता है कि आप ही के जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे कि आपके साथ कंडीशंस हैं, ऐसा कोई और है तो मुझे बता दीजिए। कोई सीवियर केस है, जैसे कि मान लीजिए कैंसर का कोई पेशेंट है, या कोई ऐसी फैमिली है जो कि कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है लेकिन अपने बारे में बताना नहीं चाह रहे हैं, कोई ऐसा केस रहा है जिसके बारे में वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं,
कोई बीमारी है उसके बारे में आप काम कर रहे हैं, तो आप किसी एक से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, पूछेंगे, और फिर वही आपको दूसरे लोगों के कांटेक्ट बताएगा कि हाँ ऐसा मेरे जैसे सिमिलर फैमिलीज़ और भी हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ उनसे पूछेंगे, फिर वो 2 और लोगों के बारे में बताएंगे। ऐसे करके आगे जो चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, ये स्नो बॉल सैम्पलिंग है। यानी आप एक से मिले और फिर उसी के थ्रू आप आगे चैनल बनाते चले गए। एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर हम 1000 लोगों के ऊपर काम करने वाले थे और हम सिर्फ 100 लोगों पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, एफर्ट भी बच रहा है। इट अलाउज थॉरो इन्वेस्टिगेशन। जब छोटा यूनिट होगा तो ऑब्वियसली काम तो अच्छा ही होगा। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इन डेप्थ कवरेज ऑफ द जितने लोग हमने यूनिट में अपने लिए हैं उनके ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्ड में करेंगे। अब सैम्पलिंग एरर और बायस क्या होता है? एरर अकर्स व्हेन द सैंपल यूज इन द स्टडी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में यही कहा था कि जो सैंपल हम सिलेक्ट करेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के योग्य होना चाहिए। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो वो सैंपल सही नहीं है, फिर वो एरर जनरेट करते जाएगा। कैसे एरर? जैसे आपने पॉपुलेशन गलत स्पेसिफाई कर ली, पहले आपने कुछ और कोई और सिलेक्ट करना था, कोई और क्राइटेरिया ले लिया, फिर आपने फ्रेम गलत चुना, यानी कि हाँ इन लोगों में से मैं सिलेक्ट करूँगी, जो क्राइटेरिया बनाया वो गलत था। आपने सिलेक्शन के टाइम पे मिस्टेक कर दी या आपने सैम्पलिंग के टाइम पे मिस्टेक करी। ये जितनी भी सैंपल से रिलेटेड जो भी गलतियाँ होंगी वो सारी सैम्पलिंग एरर में आएंगी। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? इसमें पॉपुलेशन जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ले लेना या कम ले लेना, या जब आपने मेजरमेंट किया, एनालाइज किया चीज़ों को, तब गलत हो गए। या जो नॉन रिस्पॉन्स एरर, आपने 50 लोगों को सिलेक्ट किया था, सोचा था इनसे तो मुझे वो आंसर्स मिल ही जाएंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया आपको, या कुछ ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स सही नहीं आया, तो ये रिस्पॉन्स एरर में आएगा। अब एरर की डेफिनेशन क्या है? Sampling errors are statistical errors that arise when a sample does not represent the population। आपका सैम्पल जो आपने सिलेक्ट किया था वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहा है, तो आप रिजल्ट को जनरलाइज कैसे करेंगे? दे आर द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन एंड वैल्यूज डेराइव्ड बाय यूजिंग सैम्पल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक, अब जो डिफरेंस आया है किस में आया है? जो रियल वैल्यू है पॉपुलेशन की उसमें, एंड द वैल्यू डेराइव्ड यूजिंग सैम्पल, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको वही डिनोट करता है ये सैम्पलिंग एरर। व्हेन न्यूमेरिकल पैरामीटर की जो बात आती है वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर वर्ड यूज़ होता है। व्हेन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन आर डेराइव्ड फ्रॉम सैम्पल। अब आपने क्या किया, सैम्पल के बेसिस पे आपने पॉपुलेशन की बात कर दी, ठीक है, of the entire population. The difference between the value derived from sample of a population and the true values of population parameter is considered as sampling error। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है यही सैम्पलिंग एरर होता है। द एरर कैन बी एलिमिनेट करने का ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, नेट में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सैम्पलिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? ओनली बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैम्पल। एंड दीज आर द रेफरेंसेस। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।